एटम बॉम्ब्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए हम लोग क्या चीजें यूज करते हैं और क्या होता है उसके अंदर, वो सब चीजें हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री को जब हम देखें तो सिर्फ एक ही एंगल से नहीं देख सकते। मतलब एक डेंजरस इफेक्ट्स हो गए कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एटॉमिक बॉम्ब्स यूज कर रहे हैं, वो एक डेंजरस इफेक्ट है, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है, मार देते हैं लोगों को उससे। लेकिन इसके कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी है, जैसे तुम लोग ने कीमोथेरेपी और ये सब सुना रहेगा, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो वो जो कैंसर ट्रीटमेंट में एलिमेंट्स यूज होते हैं, रेडिएशन यूज होते हैं, वो भी ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हम यूजफुल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें एकदम डेंजरस इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो अभी ये पीछे जो तुम लोग को दिख रहा है डिजास्टर, ये डायग्राम में, वो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ही है। अगर तुम लोग ने शर्नोबिल करके एक सीरीज है, वो अगर कभी देख सकते हो या किसी ने देखा रहेगा तो तुम्हें समझेगा कि ये जो चीज है न्यूक्लियर बॉम्ब, वो क्या चीज है। मतलब इट कैन अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, अभी तक वो अफेक्ट कर रहा है उधर के लोगों को। इट इज वेरी 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 डेंजरस चीज। तो उसको हैंडल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अभी ये है क्या, पहले वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जो एलिमेंट्स को स्टडी करता है जो अनस्टेबल है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत ही अनस्टेबल है और अपने आप ही रेडिएशंस मतलब एनर्जी दे निकालेगा, वो रेज निकालते हैं, वो एलिमेंट्स अपने आप होता है वो, बिकॉज वो एलिमेंट्स बहुत ही अनस्टेबल रहते हैं। तो जो रेज निकलता है एलिमेंट से, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशंस जो है वो बहुत हार्मफुल रहते हैं, ओके। तो ये रेडिएशंस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, डेंजरस तरीके से या फिर यूजफुल तरीके से, वो सब यूजिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम समझ सकते हैं, ओके। तो अभी ये समझने के पहले थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे डिस्कवर हुआ रेडिएशंस और ये एलिमेंट्स कैसे डिस्कवर हुआ। उसके लिए दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, फर्स्ट है हेनरी बैक्यूरेल एंड दूसरी है मैरी क्यूरी, ओके। तो हेनरी बैक्यूरेल ने कैसे डिस्कवर किया, इसका एक बहुत बड़ा स्टोरी है। एक्चुअली वो यूरेनियम पे स्टडी कर रहा था। तो यूरेनियम के ऊपर वो लाइट पास करता था, और उसके उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है एलिमेंट्स के ऊपर, हीट रेज देते थे, और क्या इफेक्ट होता है वो एलिमेंट के ऊपर देखते थे, ठीक है। तो वो अभी कैसे स्टडी किया था उन्होंने, तो ये तुम्हारा सपोज यूरेनियम एलिमेंट है, तो इधर से वो एनर्जी देते थे हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, ओके। तो फिर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कुछ तो होता था जिसके वजह से लाइट एनर्जी निकलती थी इधर से, और इधर एक स्क्रीन था, ये स्क्रीन है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरेसेंस होता था। फ्लोरेसेंस मतलब एकदम शाइन होगा वो स्क्रीन, अगर कुछ भी रेज इसके ऊपर आ गया तो एकदम शाइन होने लगेगा। तो ये स्टडी वो कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनका ये होने के बाद, डे एंड के बाद, उन्होंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट हम आज स्टॉप करते हैं, कल करते हैं। तो उन्होंने ये यूरेनियम को, ये पीस ऑफ यूरेनियम को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ठीक है। और बाहर स्क्रीन तो ऐसे ही उधर ही पड़ा था, ठीक है, लैब में जैसे रहता है वैसे पड़ा था, लेकिन इसको सिर्फ मेनली कवर कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही आ गए वापस से, तो देखा कि इधर फिर भी इधर लाइट आ रही है ये स्क्रीन से, ठीक है। तो एक्सीडेंटली उनको समझा कि ये यूरेनियम फिर कुछ तो रेज एमिट कर रहा है। इन्होंने कुछ भी हीट लाइट नहीं भी पास की तो भी वो रेज एमिट कर रहा है। तो ये क्या रेज है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में उनकी जो स्टूडेंट है मैरी क्यूरी, ये मैरी क्यूरी उन्हीं की स्टूडेंट थी। उन्होंने ये उन्होंने और इन्होंने मिलके ये डिस्कवर किया कि ये जो यूरेनियम है वो अपने आप ही रेज एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लोरेसेंस हो रहा था स्क्रीन पे। मतलब हम कुछ भी नहीं दे रहे, हीट भी नहीं दे रहे, लाइट एनर्जी भी नहीं दे रहे, कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये रेज एमिट कर रहा है। तो ये जो डिस्कवरी हुआ, जो रेज आए उसको
मैरी क्यूरी ने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। ओके, फिर मैरी क्यूरी ने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया कि क्या होता है, कौन से कैसे रेज है, ये क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन एलिमेंट्स डिस्कवर किए। जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था पोलोनियम, वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करेगा उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो मैरी क्यूरी का फुल लाइफ उसी के ऊपर था, रेडियो एक्टिविटी का। और उनको इसके वजह से 2 नोबेल प्राइजेस भी मिले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। शी इज द ओनली वुमेन साइंटिस्ट जिसको ये डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, जो सबसे बड़ा ऑनर रहता है साइंस के फील्ड में। एंड ये डिस्कवरी के बाद उनका ये रेडिएशन के वजह से ही डेथ हो गया। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था उनके मतलब रिसर्च था उनके साइड से। आफ्टर दिस डिस्कवरी हमें ये पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो बहुत टाइप्स के रेडिएशन देते हैं। तो ये डिस्कवर करना जरूरी था कि क्या रेडिएशन है। तो वो समझने के लिए पहले हम थोड़ा बेसिक्स पे जाते हैं कि एटम्स का के अंदर, ठीक है, एटम्स के बेसिक में जब हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें रहती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस है, सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस रहता है एंड बाहर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है। तो ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेंटर में है एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहा है। और हमेशा न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम मतलब जो भी एलिमेंट एटम को चार्ज नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो सेंटर में प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे रहेंगे। तो ये एटम का बेसिक था। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स रहते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल रहेंगे। ओके, आफ्टर दिस डिस्कवरी ये समझने के बाद हमें ये इम्पोर्टेंट चीज समझ, दो तीन टर्म्स जो है वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए चैप्टर, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। ठीक है, अभी एटॉमिक नंबर क्या है, अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर का अगर मैं तुमको बोल रही हूँ कि एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पे तुम्हें हीलियम का एग्जांपल दिया है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब भी मैं एटॉमिक नंबर 2 बोलती हूँ तो एटॉमिक नंबर इज व्हाट, इट विल डिफाइन कि कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं एटॉमिक नंबर 2 बोल रही हूँ मतलब हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट इज एटॉमिक नंबर। जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 मतलब क्या, 10 प्रोटॉन्स है एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, देन सेकेंड टर्म जो हमें समझना है दैट इज एटॉमिक मास नंबर। अभी एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मतलब जो सेंटर में चीजें हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों चीजों को ऐड करना है और वो तुम्हारा एटॉमिक मास हो गया। तो जैसे यहाँ पे हीलियम का मैंने तुम्हें इधर दिया है 4 है एटॉमिक मास, तो 4 मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 4 है। ओके, अभी जब भी तुम्हें एलिमेंट्स लिखा रहेगा पीरियोडिक टेबल में या किधर भी, तो ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर के साइड में हमेशा एटॉमिक मास नंबर लिखा रहेगा और नीचे के साइड में हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा। तो नीचे वाला जो है वो बताएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऊपर वाला जो बताएगा इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, तो ही वो आगे के सम्स या कैलकुलेशंस हमें समझ में आएंगे। ओके, तो कोई भी एलिमेंट का अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो दैट इज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो इट इज एटॉमिक वेट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, साइंटिस्ट लोग को बहुत सारी चीजें आई कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कैसे डिफाइन किया जाए, किसमें होते हैं,
कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स में होते हैं। तो वो समझने के लिए हम लोग को वो लोग ने फाइंड आउट किया कि एक ही एटम्स के कितने टाइप्स है। जैसे हमारे इसमें ट्विन्स और ट्रिपलेट्स होते हैं बॉर्न होने के वक्त, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना कि क्या चीज है आइडेंटिकल है। तो वही चीजें हम लोग पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट ने देखा कि अरे भाई ये दो एलिमेंट्स है, सेम ही चीजों को बिलोंग कर रहे हैं या अलग चीजों को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका आइडेंटिटी क्या सेम है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम लेती हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या सिमिलैरिटीज है, या फिर क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या सिमिलैरिटीज है। तो वो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हैरी पॉटर में जेम्स और ओलिवर था, उसमें क्या सिमिलैरिटीज है हम लोग देखना चाहेंगे। वैसे ही साइंटिस्ट को ये क्यूरियोसिटी थी कि एटम्स जो है पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या आइडेंटिटी मतलब क्या सिमिलैरिटीज होंगे। तो सबसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वो है आइसोटोप्स का, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स ऐसी चीज है जो सेम एलिमेंट की रहेंगी, ओके। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटम्स के बारे में ना, कि क्या आइडेंटिटी है। तो अगर मैं सपोज मैं एक ही एलिमेंट लेती हूँ हाइड्रोजन, तो नेचर में हाइड्रोजन के क्या फॉर्म्स है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उन लोग ने फाइंड आउट किया, तो उनको तीन चीजें पता दिखी, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म्स है। देखो, अब मैं हाइड्रोजन ही क्यों बोल रही हूँ इसको, जब मैं ये हाइड्रोजन लेती हूँ, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, सबके एटॉमिक, नीचे एटॉमिक नंबर होता है एंड ऊपर एटॉमिक मास होता है, ये भूलो मत। तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, 1। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर का सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स अवेलेबल है नेचर में, एक हाइड्रोजन के फॉर्म में, एक ड्यूटेरियम के फॉर्म में, एक ट्रिटियम के फॉर्म में। तो अभी तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तुम ऊपर देखोगे तो मास अलग अलग है, एटॉमिक मास तीनों में अलग है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ओके। तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया है यहाँ पे जब मैं एटॉमिक नंबर 1 बोलती हूँ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रेड कलर का एक ही है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, रेड कलर का एक ही है, ये एक ही है। तो यहाँ पे तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम है। क्या डिफर कर रहा है यहाँ पे? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तुम देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, सेकेंड वाले में 1 न्यूट्रॉन है, थर्ड वाले में 2 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो चीजें है, इसके वजह से ये एटॉमिक मास वेरी हो गया। एटॉमिक नंबर जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो सेम है, एटॉमिक मास में इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम है, तो क्या डिफर करेगा? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफर करेगा तभी एटॉमिक मास डिफर होगा, ओके। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेगा, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है? इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, जैसे कि हमने इधर पढ़ा है एटॉमिक नंबर इज सेम आइसोटोप में। तो डिफर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके लिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसमें न्यूट्रॉन्स का वेरिएशन है। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है। तो ये एक टाइप ऑफ आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स में हमेशा याद रखो सेम नंबर एटॉमिक नंबर रहेगा एंड डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ने कार्बन का रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कार्बन का तुम देखोगे तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो तीनों में 6 ही है, लेकिन वेरी क्या कर रहा है? 12, 13 एंड 14 एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी करेंगे, ठीक है।
पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ये तीनों का सेम रहेगा, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन पे ही हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आएगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कार्बन का भी पोजीशन सेम ही है, लेकिन कार्बन के जो फॉर्म्स है अवेलेबल नेचर में वो 3 फॉर्म्स है, एक है C12, एक है C13, एक है C14। ठीक है, तो आइसोटोप्स को अगर हम समराइज करें तो हम लोग ने क्या समझा है कि इट हैज द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, it has different neutrons, and it is having same position in periodic table। और of course इसका physical and chemical properties same रहेगा, because हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जैसा ही बिहेवियर करेगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है जो डिफर करेंगे, वो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स है, अभी हम हमेशा हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं सब जगह, वाई वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट ड्यूटेरियम या ट्रिटियम? ठीक है, बिकॉज जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जब ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से तो वो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। सिमिलरली कार्बन में भी C12 है, फिर C13 है, C14 है, तो C12 सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड सबसे अबंडेंटली अवेलेबल है। अबंडेंट मतलब कि नेचर में ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, 80% कार्बन C12 ही होता है। ठीक है, तो बाकी जो परसेंटेज है वो C13 और C14 का है, तो ये C13 C14 भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हमें ये समझ में आ गया कि जब हम आइसोटोप्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ गया कि इट इज हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, पर जो डिफर करेंगे न्यूट्रॉन्स में वो थोड़ा रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? संकल्प या ये सुजल? नहीं समझ में आ रहा है। गायत्री, सिद्धि, समझ में आ रहा है? हाँ मैं समझ में। ओके, तो हम आइसोटोप्स एक पार्ट पढ़ लिया है कि कैसे कौन से एलिमेंट्स हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे, वो आइसोटोप्स में हमें समझ में आ गए। अभी एक और चीज याद रखो, ये याद करने के लिए अभी बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं सिमिलर। तो यहाँ पे आइसो मतलब होता है सेम एंड टी फॉर प्रोटॉन, तो ऐसे करके याद रखो कि आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिमिलर टर्म्स और भी ज्यादा आने वाले हैं, तो हमें उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कि कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए ये टर्म्स ब्रेक करके हम पढ़ेंगे तो वो इजियर पड़ जाता है अपने को समझने के लिए। ओके, देन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज फाइंड करते हैं अपन। तो आइसोबार, अभी आइसोटोप में जैसे हम लोग ने बोला था सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है, तो आइसोबार में एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें सेम एटॉमिक मास रहेगा, तो मतलब जब तुम ये बोल रहे हो आर्गन, ये जैसे इधर देखो ये 3 एग्जाम्पल, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि सबका एटॉमिक मास जो है 40 है। ठीक है, वेरी क्या कर रहा है नीचे, एटॉमिक नंबर, तो जब भी एटॉमिक नंबर वेरी करेगा तो उसको हम और एटॉमिक मास सेम रहेगा तो उसको हम आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, अभी तुम लोग सोचोगे ये इतने सारे एलिमेंट्स कैसे उन लोग ने ये किया, तो उन लोग ने क्या किया, बहुत सारे सब एलिमेंट्स का क्या क्या अवेलेबिलिटी है नेचर में वो उन लोग ने लिस्ट डाउन किया एंड देन ये सिमिलैरिटीज निकालने की कोशिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, इन चारों का एटॉमिक वेट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया, एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी डिफरेंट रहेंगे।
ठीक है। तो ये आइसोबार में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, इट विल नेवर बी सेम। अभी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसा होगा, बताओ बताओ। डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा, राइट। एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, और इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। अभी देखो आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों भी एक अलग ही एलिमेंट्स है, तो इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल रहेंगे एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे। अभी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी क्यों डिफर कर रहा है, बिकॉज हमें इधर मास जो है उसको 40 ही रखना है, ठीक है। इट कैन देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन्स 18 हो गए, ठीक है। मास कितना है 40, एटॉमिक मास इज व्हाट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 40 इज इक्वल टू 18 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22, ठीक है। तो ये जो है ये नंबर के हिसाब से न्यूट्रॉन्स चेंज होगा, अपने को माइनस करके न्यूट्रॉन्स मिलता है, यहाँ पे भी चेंज रहेगा, यहाँ पे भी चेंज रहेगा। पोटेशियम के इसमें देखो एटॉमिक मास कितना है 40 है, एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो 19 प्रोटॉन्स हो गए प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लास्ट वाले में देखो कैल्शियम में 40 इज इक्वल टू 20 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 20। तो तीनों में तुम लोग देखोगे न्यूक्लियस में इधर लिखा हुआ है 22 न्यूट्रॉन्स है, इधर 21 न्यूट्रॉन्स है, इधर 20 न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स भी डिफर करता है, प्रोटॉन्स भी डिफर करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफर करता है, तो इसमें डिफर सब चीजें होगी, सिर्फ एक ही चीज सेम रहता है, दैट इज एटॉमिक वेट। इसको कैसे याद रखना है, आइसो मतलब सेम, बैरिक मतलब वेट, ये सेम है, इसका मीनिंग वेट होता है, तो सेम एटॉमिक वेट, इसके लिए ये आइसोबार्स का कहलाता है। नेक्स्ट टर्म जो हमें समझना है वो है आइसोटोन्स। अभी आइसोटोन समझने के लिए यहाँ पे देखो आइसो फॉर सेम, एन फॉर न्यूट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहा एलिमेंट्स में तो उसको हम आइसोटोन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो C6 और C7 15, यहाँ पे नीचे जो रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो ये दिस इज एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, नाइट्रोजन में भी 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक वेट, बताओ कैसे फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक वेट तुमको इधर इसका फाइंड करना है, सपोज न्यूट्रॉन तो 14 है, प्रोटॉन तुम्हारा 6 है एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, तो न्यूट्रॉन्स विल बी 8, तो ये 8 आया, इसका भी फाइंड करो, 15 इज इक्वल टू 7 प्लस n, n विल बी 8, तो दोनों में 8 आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम हो गया, तो जब भी न्यूट्रॉन सेम होगा तो उसको हम आइसोटोन्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अभी इसमें तुम लोग देखोगे तो एलिमेंट सेम नहीं है, जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे कि एटॉमिक नंबर्स डिफर करता है, तो ऑफकोर्स पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस डिफर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होंगे, बिकॉज एलिमेंट्स ही डिफर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम तीनों में डिफरेंस करने की कोशिश करें, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन, ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि
आइसोटोप्स जो है उसमें सेम एटॉमिक नंबर रहता है, आइसोबार्स में सेम एटॉमिक मास रहता है, और आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, ये हम लोग ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बोला है, और न्यूट्रॉन्स डिफर करेंगे। आइसोबार में तीनों चीज डिफर करेंगे, आइसोटोन्स में सिर्फ न्यूट्रॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स डिफर करेगा। ओके, तो ये था हम लोग का आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। तो इन एलिमेंट्स के वजह से हमें पता चला कि कौन से रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, कौन से रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, जब भी न्यूट्रॉन ज्यादा रहेंगे प्रोटॉन से तो इट विल शो रेडियो एक्टिविटी। ओके, फिर आते हैं एक नए टर्म पे, दैट इज मिरर न्यूक्लियाई। अभी मिरर न्यूक्लियाई क्या है? ओके, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है C13-6 एंड N13-7। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम देखोगे तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन्स फाइंड करो, 13 माइनस 6 दैट इज 7। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 7, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 7 and neutrons is equal to 13 minus 7 that is 6. Okay, तो मिरर न्यूक्लियाई मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स लो, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब एटॉमिक वेट किस में होता है बताओ? सेम। अभी जो 3 टर्म्स किए थे उसमें किसमें एटॉमिक वेट सेम होता है? आइसोबार। आइसोबार। तो आइसोबार होना जरूरी है मिरर न्यूक्लियाई में, कंपल्सरीली आइसोबार होना ही चाहिए, तो ही उसको मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो यहाँ पे तुम जब C13 और N13 देखोगे तो यहाँ पे एटॉमिक वेट सेम है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ क्या होना चाहिए कि जब तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस निकालोगे, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है? 6 है, न्यूट्रॉन कितना है? 7 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी देखो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 है। तो जब भी ये डिफरेंस 1 रहेगा और आइसोबार्स रहेंगे तभी उसको मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, क्लियर है? कुछ डाउट? हाँ या नहीं तो बोलो। हेलो। नो डाउट मैम, नो डाउट मैम। ओके मिस। हाँ बोलो। मिस मतलब अगर आइसोबार होगा तो वो हमेशा मिरर न्यूक्लियाई होगा? नहीं ना, जरूरी नहीं ना, जरूरी नहीं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो माइनस करेगा तो 1 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 से ज्यादा है। अभी एग्जांपल जो हम लोग ने लिया था, एक मिनट करते हैं वो भी एग्जांपल। ये देखो, ये एग्जांपल में तुम माइनस करके देखो, 18 माइनस 22 कितना होता है? कितना होता है रे? 4 होता है ना। हाँ। प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करना है तुमको। 18 माइनस 22 किया तो 4 होता है, यहाँ पे 19 माइनस 21 किया तो 3 4 होता है ना। नहीं, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन किया तो नेगेटिव में आंसर आएगा। क्या बोल रहा है? प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन किया तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना। अरे कैसे भी, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने का, खाली डिफरेंस देखने का कितना है। ठीक है, इसमें मैथ्स मत करो, खाली इसमें देखना है कि कितना डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस 1 है तो उसको मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे, अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो उसको आइसोबार बोलेंगे खाली। समझा? तो यहाँ पे जब तीनों का ये देखेंगे, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों आइसोबार है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वो 1 नहीं है, इसलिए वो मिरर न्यूक्लियाई नहीं है। ओके। ओके, हाँ।
समझा क्या पूजल? हाँ, तो फिर मिरर न्यूक्लियाई भी आइसोडाइफर्स ही रहते, मिरर न्यूक्लियर क्या? आइसोडाइफर्स ही हो गए ना। आइसोडाइफर्स अलग हो गया। हाँ हाँ हाँ, आइसोडाइफर्स, बराबर बराबर बोला। ओके, हो गया डाउट क्लियर। तो ये तुम्हारा मिरर न्यूक्लियाई हो गया। मिरर न्यूक्लियाई में दो चीजें याद रखो, एक तो वो आइसोबार होना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है उसका हमेशा डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ही उसको मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, ये लिख के रखो एग्जाम्पल, जो मैं इधर एग्जाम्पल लिख रही हूँ वो लिखो और डेफिनेशन भी लिख के लो। मैम हाँ बोलो। मैम बट आइसोडाइफर्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सेम डिफरेंस होना चाहिए, 1 होना जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वही डिफरेंस है मिरर न्यूक्लियर और आइसोडाइफर में। मिरर न्यूक्लियर में क्या हो रहा है कि तुम्हें 1 कंपलसरी होना चाहिए, आइसोडाइफर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 1 रहेगा तो तुम मिरर न्यूक्लियर लिखोगे। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखना है, खाली डिफरेंस देखना है। लिख के हो गया तो बोलना। हो गया ना। हो गया मिस। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ मिरर न्यूक्लियर हो गया अपना। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। ठीक है, अभी न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या है? देखो अभी हम लोग ने सारे टाइप्स कर लिए, अगर मास चेंज होगा तो क्या कैसे मतलब कौन से टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज हो सकते हैं। अब ये सॉरी, ये जो है न्यूक्लियर आइसोमर्स, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स दिखाएंगे जिसमें सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस होगा। मतलब प्रोटॉन्स भी सेम, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, न्यूट्रॉन्स भी सेम, लेकिन क्या हो जाता है उनका एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। ऐसे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल क्यों सेम हो जाता है? बिकॉज अभी देखो तुम्हारा नेचर में प्रेजेंट है, नेचर में यूवी रेडिएशंस और तुम्हारे सनलाइट और बहुत सारे हीट एनर्जीज वगैरह चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एटम्स जो है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और एक हायर एनर्जी स्टेट आ जाता है, लेकिन उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों सेम है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इन एनर्जी होती है, उसको हम न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं और ये न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सपोज दो एलिमेंट्स लेती हूँ ए और बी, ए और ए ही लेती हूँ। ठीक है, अब ये ए का एनर्जी लेवल हाई है और ये एनर्जी लेवल, ये ए का एनर्जी लेवल लो है। ठीक है, तो ये एनर्जी हाई है और ये एनर्जी लो है, लेकिन इसमें प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, तीनों भी सेम है। ठीक है, डिफर क्या हो रही है? एनर्जी लेवल्स। तो इसको डिनोट कैसा किया जाए? ठीक है, कैसे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करें, क्या लिख के हम लोग करें? क्योंकि अगर तुम इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम है तो तुम्हारा एटॉमिक वेट्स भी सेम होगा।
तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे बताएंगे एलिमेंट का कि हाँ ये एलिमेंट को हायर एनर्जी है, ये एलिमेंट को लोअर एनर्जी। तो इसके लिए इन लोग ने एक टर्म निकाला, अभी जो भी एटम जिसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा उसको हम बोलेंगे इट इज इन अ मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। ये देखो ये मेटा स्टेबल स्टेट, ये नाम दिया है उसको, जैसे तुम लोग को नाम देते हैं सुजल या संकल्प या गायत्री, ऐसे नाम देते हैं, वैसे इसको नाम दिया गया है कि जिसका भी एनर्जी लेवल हाई रहेगा उसको हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेटा स्टेबल स्टेट में रहेगा उसके एटॉमिक मास के आगे सिर्फ m लिखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे तुम लोग को मैंने बोला ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कोबाल्ट का, ठीक है। तो कोबाल्ट के दो फॉर्म्स है, एक हाई एनर्जी स्टेट है और एक लो एनर्जी स्टेट है, ठीक है। दोनों का वेट सेम है, 58 है, इसका भी 58 है, ठीक है। जो तो हाई एनर्जी वाले को हम लोग सिर्फ मास के आगे m लिख देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी वाला रहता है वो बहुत रेडिएशंस निकालता है, बिकॉज वो बहुत हाई एनर्जी स्टेट पे, कोई भी चीजें जब हाई एनर्जी स्टेट पे रहती है तो वो बहुत ही अनस्टेबल रहती है, उसको हमेशा लोअर पे आना, उसको आराम करने का रहता है, लोअर एनर्जी स्टेट पे आने का रहता है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जब भी वो हायर एनर्जी पे रहेगी उसको लोअर पे आना रहता है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा स्टेबल लोअर एनर्जी पे ही रहती है। तो इसमें से भी ये जब कोबाल्ट है 58m लिखा है अपन ने, मेटा स्टेबल स्टेट में जो है वो लोअर एनर्जी में आने के लिए रेडिएशन एमिट करती है, तो वो रेडिएशन इज नथिंग बट रेडियो एक्टिविटी, ओके। तो ये मेनली न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होता है ताकि बहुत सारा एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी बहुत रिलीज करेगी, इसके लिए ये हाई एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, ओके। ये लिख के लो न्यूक्लियर आइसोमर्स। हो गया तो बोलना। हो गया लिख के? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी जो ये टर्म्स हम लोग ने समझे हैं, 5 टर्म्स, इसमें से हमें समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूट्रॉन्स अगर
अलग वेरी करेंगे तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्लासीफाई होगा, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। या फिर जो एटम्स जिसके पास एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी वो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। तो आफ्टर क्लासिफाइंग दिस एलिमेंट्स ये क्लियर हो गया कि कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे, कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट न्यूक्लियस को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस रहते हैं, एक है स्टेबल न्यूक्लियस और एक है अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो स्टेबल न्यूक्लियस मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो सकता है, जैसे तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकल, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 1 निकल के उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में ये अगर निकल गया तो सोडियम के पास क्या बचेगा, 28। तो ये 28 जो है वो स्टेबल क्यों रहेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीट हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते लेकिन तुम्हारे जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कुछ चेंज नहीं हो रहे। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे ही है, उसको हम स्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसे एटम्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, दे विल नेवर शो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट्स जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे आइसोटोप्स में पढ़े, आइसोटोप्स में पढ़े और इसमें लास्ट वाला क्लासिफाई किया न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर आइसोमर्स, ये सब जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस रहते हैं। क्यों अनस्टेबल रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन ज्यादा होने के वजह से वो अपने आप उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, अभी न्यूट्रॉन ज्यादा है तो जो भी चीजें ज्यादा रहती है हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा तो वो न्यूट्रॉन्स को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स कुछ भी निकलेगा उधर से एटम में से तो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ यूरेनियम 235 92। ठीक है, ये सबसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड यही यूज होता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स में सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, क्योंकि इसके रेडिएशन बहुत हाई रहते हैं। तो ये क्या करता है यूरेनियम, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ रिलीज करेगा। ठीक है, या तो न्यूट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन साथ में। ठीक है, वो कैसे टाइप्स ऑफ रेडिएशन रहते हैं वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये रेडिएशन एमिट करने के बाद अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो कुछ और ही एलिमेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रेडिएशन निकलने के बाद हमेशा याद रखो, या तो वो एलिमेंट लोअर एनर्जी पे जाएगा, सेम एलिमेंट रहेगा और लोअर एनर्जी पे रहेगा, या फिर अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस केस में नया एलिमेंट फॉर्म होगा जिसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, एटॉमिक वेट भी अलग होगा, या तो सिर्फ एटॉमिक नंबर अलग होगा या तो सिर्फ एटॉमिक वेट अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेडिएशन क्या निकला है बाहर, उसके ऊपर ये तुम्हारा बाहर का जो एलिमेंट है वो रहेगा। लेकिन ये पक्का है कि जो भी एलिमेंट बाहर निकलेगा वो अलग ही रहेगा, या तो वो लोअर एनर्जी पे रहेगा या तो उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया तो एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशंस अपने आप निकालते हैं उसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं एंड दे विल शो रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो स्टेबल न्यूक्लियस दे डोंट शो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी। एंड अनस्टेबल जो है दे विल शो रेडियो एक्टिविटी। ये लिख के लो ये।
हो गया? हो गया मैम। यस मैम। ओके, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो क्यों कुछ न्यूक्लियस स्टेबल है, क्यों कुछ अनस्टेबल है, उसके रीजंस है। ओके, आई विल ट्राई कि तुमको मैं समझा पाऊँ। अभी तुम लोग को पता है कि कोई भी एटम में प्रोटॉन्स रहता है, न्यूट्रॉन्स रहता है। ओके, अभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इवन है या ऑड है, उसके ऊपर डिसाइड हो सकता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों भी इवन है, ठीक है, दोनों भी इवन है, तो इट इज हैविंग अ स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, अभी क्यों ऐसा है, एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का 6 and 12। ठीक है, तो प्रोटॉन इज 6, इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड न्यूट्रॉन्स इज 12 minus 6, दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीजें 6 है। तो हम जब न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का अपने को लेना देना नहीं है, अपने को न्यूक्लियस से देखने का। तो यहाँ पे प्रोटॉन 6 है एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स भी 6 है। तो जब भी इवन नंबर्स रहते हैं और इक्वल नंबर रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग हो जाते हैं, मतलब एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा। अगर एक भी खाली बचा, मतलब सपोज प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 5 है, तो तुम्हारा 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया, तो ऐसे केस में वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब इवन रहेंगे एंड तो पेयर अप हो जाते हैं एंड न्यूक्लियस को स्टेबल कर देता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑड हुआ, या तो प्रोटॉन ऑड हुआ या फिर न्यूट्रॉन ऑड हुआ, ठीक है, तो दोनों भी अनस्टेबल न्यूक्लियस को कर देता है। क्योंकि जैसे मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया कि प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 5 है, तो न्यूट्रॉन के पास जो ये 5 न्यूट्रॉन्स है 5 प्रोटॉन के साथ पेयर अप करेंगे और एक प्रोटॉन बच जाएगा जिसके साथ कोई भी साथी नहीं है। जब कोई साथी नहीं रहेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो उल्टे केस में भी वैसा ही होता है। अगर प्रोटॉन्स तुम्हारा 5 है, न्यूट्रॉन्स तुम्हारा 6 है, तो 5 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन बच जाएगा, उसका कोई साथी नहीं है, तो वापस से वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देता है। ठीक है, अभी अगर दोनों भी ऑड रहे, मतलब सपोज प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन भी 5 है, तभी भी वो अनस्टेबल ही रहता है। ठीक है, भले ही तुम बोलोगे कि इट इज पेयरिंग, लेकिन वैसे वो न्यूक्लियर सॉरी जब ये दोनों भी ऑड रहेंगे, तो सपोज प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन 5 है, तो ये भी इक्वली पेयर अप हो सकते हैं, तो ये भी स्टेबल न्यूक्लियस देगा। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स बहुत ही कम हैं जिनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों भी ऑड रहेंगे। इनफैक्ट खाली 3-4 ही एलिमेंट्स है जिनके दोनों भी ऑड रहते हैं। 90% जो अनस्टेबिलिटी आती है वो इसके वजह से ही आती है कि या तो प्रोटॉन ऑड है या तो न्यूट्रॉन ऑड है। ठीक है, तो वापस समराइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा। ठीक है, हम लोग ने क्या बोला, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अगर दोनों भी इवन रहते हैं तो इक्वली पेयर अप हो जाते हैं एंड न्यूक्लियस को स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑड रहा, या तो प्रोटॉन ऑड रहा या तो न्यूट्रॉन ऑड रहा, तो दोनों केस में ये अनस्टेबल होता है एंड रेडिएशन एमिट करेगा। मतलब जब भी प्रोटॉन सपोज 5 है, न्यूट्रॉन 6 है,
तो जो एक्स्ट्रा वाला चीज है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसका कोई साथी नहीं है ना। वो बोलता है कि इधर मेरे मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो मैं इधर रह के करूँ क्या, इसलिए वो न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, या फिर वो प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन निकल जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा कितना अनस्टेबल है और कितने न्यूट्रॉन ज्यादा है या कितने प्रोटॉन ज्यादा है, वो रेडिएशंस देगा। ठीक है, फिर लास्ट कैटेगरी था कि दोनों ऑड है, तो ये केस में भी वो स्टेबल ही रहता है। ठीक है, ये टेबल बना लो। ऊपर लिखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। मिस हाँ बोलो। मिस ये स्टेबल होने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सेम ही होना चाहिए ना? मैं इवन इवन हुआ फिर भी वो सेम ही होना चाहिए ना? क्या क्या बोल रहे हैं, सॉरी। प्रोटॉन अगर 4 है तो न्यूट्रॉन भी 4 ही होना चाहिए। ऐसा न्यूट्रॉन 2 हुआ तो भी वो अनस्टेबल होगा ना? प्रोटॉन और मेरे को नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज? हाँ अभी आ रही है। मैं बोल रहा अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन इवन है पर हाँ प्रोटॉन 4 है और हाँ, न्यूट्रॉन तो भी वो अनस्टेबल होगा ना? प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन 2 है। अच्छा हाँ, इक्वल होना जरूरी है, इवन के साथ इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग अप होना चाहिए। तो तूने जो एग्जांपल दिया उसमें भी अगर प्रोटॉन ज्यादा है या न्यूट्रॉन ज्यादा है इवन होने के बावजूद, तो भी वो अनस्टेबल होगा। ओके, गुड क्वेश्चन। हो गया? Yes, ma'am. हो गया मैम। Yes. Yes, ma'am. ओके, तो अभी हमें पता है कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल हो सकते हैं, कौन से न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे। सिर्फ एटॉमिक नंबर्स तुम देख के और एटॉमिक वेट देख के बता सकते हो कि कोई एटम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रेडिएशन, हम जैसे कि हमने बोला कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप रेडिएशन या पार्टिकल्स एमिट करते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। या तो वो पार्टिकल्स अटेन करेंगे, या तो रेज एमिट करेंगे, या तो एनर्जी रिलीज करेंगे अगर हायर एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, तो ये सब फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन रहते हैं। तो ये रेडिएशन को क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करने का ट्राई किया कि कैसे टाइप ऑफ रेडिएशन है, मतलब क्या चार्ज हो सकते हैं रेडिएशन। ठीक है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए उन लोग ने क्या किया, अभी ये तुम लेफ्ट साइड वाला डायग्राम पहले देखो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये है, ये बॉक्स है, ये लेड बॉक्स है। ओके, तो ये लेड बॉक्स क्या करता है कि वो रेडियो एक्टिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट डजंट अलाउ टू गो इनटू एयर। ठीक है, तो लेड सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए।
ठीक है, तो अभी तुम ये क्या किया इन लोग ने कि एक लेड बॉक्स लिया, वो ऐसा बॉक्स लिया कि एक ही साइड पे होल रहेगा। तो जब तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे डालोगे, देखो रेडिएशन तो चारों तरफ से होगा क्योंकि ये सर्कुलर इन नेचर है, तुम लोग को सिर्फ एक ही साइड में चाहिए, तो इसके लिए ये बॉक्स लगाया गया। तो जब तुम ये एलिमेंट अंदर डालोगे तो रेडिएशन सिर्फ एक ही साइड से बाहर आएगा, ऊपर के साइड से, इट विल नॉट कम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, तो इसके लिए ये लेड बॉक्स लिया गया और रेडियो एक्टिव मटीरियल सेंटर में लिया गया। ओके, अभी जो रेज एमिट हो रहे हैं उसको चार्ज फाइंड करना है कि इसको पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या चार्ज ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हेनरी ने तो बोल दिया खाली कि रेडिएशन है। मैरी क्यूरी ने भी ये सब फाइंड आउट किया कि कैसे रेडिएशन है, कौन से रेडिएशन है। तो ये चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इधर आगे दो प्लेट्स लगाए। ठीक है, प्लेट्स मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाए, सॉरी। ठीक है, और जो चार्ज बैटरी को कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड रहेगा वो प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड रहेगा वो वाला प्लेट, ये वाला प्लेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, दैट इज कैथोड। ओके, अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल में से रेडिएशंस बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे ही अपने आप रेडिएशंस बाहर आते हैं, कुछ रेडिएशन पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ स्ट्रेट जा रहे थे। ठीक है, वापस सुनो एक्सपेरिमेंट क्या था। लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल डाला, रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडिएशंस एमिट कर रहा है। रेडिएशंस मतलब अपन को समझ गया है, अपने आप वो रेज एमिट कर रहा है। ऊपर हमने दो प्लेट्स लगाए जो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट रहेगा उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्टेड रहेगा उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट हुआ कि जब ये रेज रिलीज हो रहे हैं तो कुछ रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। नेगेटिव को, तो वो रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। ओके, जो नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्टेड रहता है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो सीधा जा रहा है मतलब उसको कोई भी चार्ज ही नहीं है, इट इज न्यूट्रल। ओके, तो आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस थिंग, तीन चीजें हमें पता चली कि रेज, कुछ रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब वो, सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, एंड कुछ रेज न्यूट्रल है। ठीक है, तो चार्जेस पता चल गए। जिस रे को पॉजिटिव चार्ज है वो रे को हम अल्फा रेज बोलते हैं, जो रेज को नेगेटिव चार्ज है उसको हम बीटा रेज बोलते हैं, एंड जो न्यूट्रल है उसको हम गामा रेज बोलते हैं। ओके, तो ये कंक्लूजन निकला कि ये तीन टाइप्स ऑफ रेज है जो मेजरली रिलीज होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल से, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ओके, so alpha is always positively charged, beta is always negatively charged and gamma is neutral. ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो बना के लो।
हो गया मैम। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये यूरेनियम का ये है न्यूक्लियस था, जिसमें से अल्फा रेज जब एमिट हो जाता है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी कौन से एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है और कैसे कन्वर्ट होता है वो हम लोग को समझना है। एक सेकेंड। तो अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एंड गामा को नो चार्ज।